नमस्कार सभी को। कल हमने एनसीईआरटी की सीरीज़ शुरू की है। तो क्लास 6 का चैप्टर 1 हमने आधा पढ़ लिया था। अभी हमने अक्षांश पढ़ लिया था, मानचित्र पढ़ लिया था। अब हम देशांतर से वापस शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग अपने नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ सुनते रहिए और इस पीडीएफ की टेंशन मत लीजिए। ये पीडीएफ जो है आपको एनसीईआरटी के ऐप्स जो होते हैं उसमें डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देशांतर, अब कल्पना कीजिए कि आप संभवतः सर्वाधिक छोटी रेखा पर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। ग्लोब का अवलोकन कीजिए, आप साथ साथ ग्लोब को इमेजिन कीजिए। ओके, आप पाएंगे कि यूरोप और अफ्रीका के मार्ग से जाने की जगह आप एशिया के मार्ग से भी जा सकते हैं और दूरी एक समान होगी। इन रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। तो जैसे ये ग्लोब है, ये ग्लोब में इस टाइप से इन रेखाओं को क्या बोलते हैं हम? देशांतर रेखा बोलते हैं, देशांतरीय याम्योत्तर, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। और ये जो होते हैं ये सब, ये अक्षांश कहलाते हैं। ये अर्धवृत्त हैं जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, हमको बहुत याद रखना पड़ेगा। अर्धवृत्त होते हैं, देशांतर जो होते हैं वो अर्धवृत्त होते हैं जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाते हैं। आगे चलते हैं। आप विज्ञान में यह भी सीखेंगे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ये हम लोग सब जानते हैं कि पृथ्वी अपने ही धुरी पर, अपने अक्ष पर घूमती है। इसे सरलता से समझने के लिए एक टेबल लैंप को अपने ग्लोब से थोड़ा दूर रखिए। ये जैसे कि ये ग्लोब है और ये एक टेबल लैंप है जिससे ऐसे लाइट्स आ रही है, ठीक है। और कल्पना कीजिए कि यह सूर्य है। तो ये डायग्राम मैंने हटा दिया। जैसे ये ग्लोब है, ये एक टेबल लैंप है और ये सनरेज है, सूर्य की किरणें हैं, ठीक है। ये जो पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है, ये सूर्य मान लो इस टेबल लैंप को, और ये पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है। ग्लोब को पूर्व की ओर घुमाने पर हम देख सकते हैं कि पृथ्वी पर कुछ स्थानों पर प्रातः काल है, अन्य स्थानों पर मध्याह्न, सायं या रात्रि है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तो ये जो अभी ये वाला पोर्शन जो सूर्य के सामने है, तो ये पोर्शन आगे चला जाएगा। ये वाला पोर्शन जो पीछे है ये सूर्य के सामने आ जाएगा। तो मतलब यहाँ सुबह हो रही है तो कहीं शाम हो रही होगी, कहीं रात्रि हो रही होगी। यहाँ सुबह है तो इसके पीछे वाले पोर्शन पे रात हो रही होगी। इस तरह से ये कहना चाह रहा है। जब एक देश में प्रातः नाश्ते का समय होता है, अन्य देश में मध्याह्न भोजन का समय होता है, और किसी तीसरे देश में लोग रात्रि भोजन कर गहरी नींद में सो रहे होते हैं। कहीं सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम है, कहीं पे लंच का टाइम है, कहीं पे रात को हम डिनर कर रहे होते हैं और कुछ लोग सो रहे होते हैं। इसी कारण एक स्थान के देशांतर के माप द्वारा हम उस स्थान के समय को भी मापेंगे, ठीक है। तो अक्षांश जो थे हमने उनसे क्या नापा था? दूरी, है ना। वैसे ही देशांतर से हम क्या नापेंगे? समय को नापने के लिए हमें देशांतरों की आवश्यकता पड़ती है। अक्षांशों से दूरी नापी थी। हम अक्षांशों तापमान का पता कर सकते हैं। जैसे जो भूमध्य रेखा के पास जो अक्षांश होगा वहाँ पर गर्मी अधिक होगी, फिर धीरे धीरे गर्मी कम होती रहती है, और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो गर्मी होती है पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है और शीत ऋतु रहती है। वहाँ पे पूरे साल ही वहाँ बर्फ पड़ती रहती है ध्रुवों पर, ठीक है। देशांतर को मापने के लिए हमारे पास प्रमुख याम्योत्तर है। देशांतर को मापने के लिए हमारे पास क्या है? प्रमुख याम्योत्तर। कहे जाने वाले संदर्भ बिंदु को परिभाषित करना आवश्यक है। इसे ग्रीनविच याम्योत्तर भी कहते हैं, क्योंकि वर्ष 1884 में कुछ देशों ने तय किया कि इंग्लैंड में लंदन के किसी एक क्षेत्र से गुजरने वाली याम्योत्तर प्रमुख याम्योत्तर के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक मानी जाएगी। जो लंदन है वहाँ से एक रेखा गुजरती है, देशांतर रेखा, जिसको हमने 0 डिग्री मान लिया, यानी कि इसको हम प्रमुख याम्योत्तर बोलते हैं और यही हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानक है। इसे 0 डिग्री देशांतर के रूप में अंकित किया जाता है।
तो कुछ देशों ने मिलके ये कब डिसाइड किया, तो ये वर्ष 1884 में डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया कि जो लंदन में ग्रीनविच नामक जगह है, वहाँ से जो एक देशांतर रेखा गुजर रही है, हम उसको 0 डिग्री मानेंगे, यानी कि प्रमुख याम्योत्तर मानेंगे, और यही हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानक है। यदि आप ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं तो जिस प्रकार अक्षांश भूमध्य रेखा से दूरी का एक माप है, उसी प्रकार यदि आप भूमध्य रेखा के साथ साथ यात्रा करते हैं तो देशांतर प्रमुख याम्योत्तर से दूरी का एक माप है। ये देखो, हमने क्या देखा था कि जैसे ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, तो अक्षांश ऐसे, ये अक्षांश है क्षैतिज, है ना, तो ये भूमध्य रेखा से दूरी का माप है अक्षांश। तो उसी तरीके से ये 0 डिग्री यानी मतलब ग्रीनविच रेखा है, ये हमारा प्रमुख याम्योत्तर है। तो बाकी जो देशांतर है ये इससे दूरी का माप है। समझ गया, ये कहना चाह रहा है। भूमध्य रेखा के साथ यात्रा करते हैं तो देशांतर प्रमुख याम्योत्तर दूरी का माप है। देशांतर को भी डिग्री में मापा जाता है। जैसे अक्षांश को हमने डिग्री में मापा था कि 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, है ना, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो उसी तरीके से देशांतर को भी हम डिग्री में मापते हैं। 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये देखो, पश्चिम हो या पूर्व, इसका मान 0 से 180 तक बढ़ता है तथा इसमें पश्चिम के लिए प और पूर्व के लिए पू वर्णों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणतया पूर्णांक का उपयोग करते हुए न्यूयॉर्क का देशांतर 74 डिग्री पश्चिम देशांतर है, जबकि दिल्ली का जो देशांतर मान है वो है 77 डिग्री पूर्वी और टोक्यो का 140 डिग्री पूर्वी। क्या कहना चाह रहा है ये जैसे मान लो ये एक मैप है, या आप ग्लोब पे भी एग्जांपल ले सकते हैं। ये ऐसा कह रहा है कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 180 डिग्री तक मान रहेगा, मतलब इधर भी 180 डिग्री, इधर भी 180 डिग्री। इसको 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर बोल देंगे और इसको जो है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर बोल देंगे। इधर 0 से इधर की तरफ जाएंगे तो ये पश्चिमी देशांतर होंगे सारे, जैसे 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर। वैसे ही हम इधर की तरफ जाएंगे 0 डिग्री से पूर्व की तरफ, तो इसको बोलेंगे 5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 10 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो जैसे न्यूयॉर्क का देशांतर कितना बताया, 74 डिग्री पश्चिम, यानी न्यूयॉर्क के 0 डिग्री जो ये देशांतर है इसके पश्चिम में है, और दिल्ली जो है पूर्व में है, और टोक्यो भी पूर्व में ही है। ठीक है, समझ गया। फिर क्या लिखा है, ध्यान रखें, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताया है। जैसा कि आप देशांतर के याम्योत्तर को ग्लोब पर देख सकते हैं, 180 डिग्री पश्चिम और 180 डिग्री पूर्व एक ही देशांतर है, इसलिए इस देशांतर को पश्चिम या पूर्व न लिखकर 180 डिग्री ही लिखा जाता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ना। हम क्या समझ रहे थे कि ये जैसे ये मानचित्र है, मानचित्र पर मैंने आपको समझा दिया, लेकिन ये 180 डिग्री पश्चिम और 180 डिग्री पूर्व जो है ये एक ही है, इसलिए इसको पश्चिम पूर्व नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, सिर्फ 180 डिग्री, है ना। एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। ठीक है, जैसे हम अगर ग्लोब पे देखेंगे तो 180 डिग्री जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। इसको न पूर्व बोलेंगे न पश्चिम बोलेंगे, आपके आगे आएगा। अक्षांश और देशांतर मिलकर एक स्थान के 2 निर्देशांक होते हैं। अक्षांश और देशांतर मिलकर एक स्थान के 2 निर्देशांक होते हैं। इनके साथ आप अब पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने में सक्षम है। हमको पृथ्वी पर किसी भी स्थान का पता लगाना है, मान लो दिल्ली का पता लगाना है, तो अगर हमारे पास अक्षांश, दिल्ली का अक्षांश है, दिल्ली का देशांतर है, तो हम उस जगह की लोकेशन पता कर सकते हैं। इस प्रकार जब यह कहा जाता है कि दिल्ली 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो आप भली भांति समझ सकते हैं। किसी भी स्थान का अक्षांश दे दिया, देशांतर दे दिया, तो आप वहाँ की लोकेशन निकाल सकते हैं। यद्यपि यह डिग्री आनुमानिक रूप से पूर्ण है किंतु सटीक नहीं है, ये सटीक नहीं है। ठीक है, ओके।
पृष्ठ 14 पर चित्र 1.3 में नीली रेखाएं ग्लोब पर, ये 1.3, अच्छा, ये जो नीली रेखा है मतलब ये बता रहा है कि ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये क्या है, देशांतर है, ये क्या है, अक्षांश है, ये सारी देशांतर रेखाएं हैं, ये सब देशांतर रेखाएं हैं। ये वाली जो लाल कलर से दिखाई है मैंने आपको, ये प्रमुख याम्योत्तर है, इसको 0 डिग्री बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा भी बोल सकते हैं। और इसके बाद ये दूसरे सारे अक्षांश है। 180 डिग्री जो देशांतर है वो एक ही होगा, ना पूर्व होगा ना पश्चिम होगा। इसके इधर जाने पे पूर्व की ओर जाने पर पूर्वी देशांतर होंगे, इसके पश्चिम की ओर जाने पर पश्चिमी देशांतर होंगे। ठीक है, इतना ही बताया गया है इसमें। फिर ये सभी रेखाएं मिलकर ग्लोब पर एक ग्रिड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ग्रिड बनाती है, जिन्हें ग्रिड रेखाएं। अब ये इस तरीके से है कि भाई ये देशांतर हो गए सारे, ये अक्षांश हो गए सारे, अब ये क्या ग्रिड बना रही है, एक जाल बना रही है, तो इन्हें ग्रिड रेखाएं कह देते हैं। ठीक है, ये कुछ समझने वाली बात है नहीं, ये सिंपल सा ही है एकदम। ये आप देख लीजिए क्या बता रहा है। चित्र दर्शाता है कैसे प्रमुख याम्योत्तर पृथ्वी को पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में, जबकि भूमध्य रेखा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये जैसे ये मैं आपको समझा देती हूँ, 1 मिनट। ये क्या कहना चाह रहा है कि ये, हाँ, अभी मैंने नया सीखा ये सब टेक्नोलॉजी। ये जैसे मैंने अर्थ बना दी, पृथ्वी बना दी, ये भूमध्य रेखा है और ये अपना 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री, और ये क्या है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। अब यह भूमध्य रेखा जो है ये हमारी पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटती है, ये पहला, ये दूसरा। इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरीके से ये भी हमारे पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटता है देशांतर, ये पश्चिमी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध, ये कहना चाह रहा है ना। तो अगर हम इसको एक ही जगह पे बना ले, मान लीजिए, तो ये हो गई अपनी देशांतर रेखा, और ये उत्तर दक्षिण हो गया, ये पश्चिम और ये पूर्व हो गया, यानी कि 4 गोलार्ध हो गए। हमारी पृथ्वी कितने गोलार्धों में बटी हुई है? 4 गोलार्धों में। तो बस यही कहना चाह रहा है। देखो प्रमुख याम्योत्तर यानी कि देशांतर रेखा जो है पृथ्वी को पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में, जबकि भूमध्य रेखा जो है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में विभाजित करती है। अब ये वापस एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखने योग्य बात है। वास्तव में ग्रीनविच याम्योत्तर पहली ज्ञात प्रमुख याम्योत्तर रेखा नहीं है। अतीत में अन्य प्रकार के याम्योत्तर भी थे। वास्तव में यूरोप से अनेक शताब्दियों पूर्व भारत की स्वयं की एक प्रमुख याम्योत्तर थी। ऐसा नहीं है कि ग्रीनविच याम्योत्तर ही पहली थी या इसके अलावा और कोई नहीं थी। हमारे पास टाइम में बहुत सारे याम्योत्तर थे, है ना। जैसे भारत की खुद के पास भी एक याम्योत्तर था जिसे मध्य रेखा कहा जाता है। यह उज्जैनी, ये देखो, जिसे मध्य रेखा कहा जाता है, और यह उज्जैनी यानी कि वर्तमान उज्जैन जो कि एमपी में है के मध्य से गुजरती थी। उज्जैन अनेक शताब्दियों तक खगोल विद्या का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। लगभग 1500 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध खगोलविद वराहमिहिर भी यहाँ रहे और अपना कार्य किया। तो यही कहना चाह रहा है कि भारत का भी अपना एक याम्योत्तर था, मतलब इतने वर्षों पहले, जो कि उज्जैनी यानी कि एमपी से, जैसे ये गुजरात, ये यहाँ से कहीं से निकलता था इस तरीके से। और 1500 वर्ष पूर्व वराहमिहिर जो थे उन्होंने भी यहाँ रहकर अपना काम किया। भारतीय खगोलविद शून्य और प्रमुख याम्योत्तर सहित अक्षांश और देशांतर से परिचित थे। शून्य और प्रमुख याम्योत्तर सहित अक्षांश और देशांतरों से भी प्रचलित थे, मतलब हम इतने एडवांस थे उस टाइम। उज्जैनी याम्योत्तर सभी भारतीय खगोलीय ग्रंथों में गणनाओं के लिए एक प्रमुख संदर्भ बन गया था। इस मानचित्र में उज्जैनी याम्योत्तर के निकट के कुछ प्राचीन शहरों को दर्शाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये उज्जैनी याम्योत्तर है ना। ये भारत है,
ये दिल्ली है, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई। इसमें देखो प्राचीन नगर जो है वो गोले में दिखाए गए हैं, जैसे कुरुक्षेत्र हो गया, रोहितक यानी रोहतक, मालवगरा नगर, ओके, और जैसे कन्याकुमारी हो गया या कुमारी हो गया, और ये आधुनिक नगर है ये देखो ये उज्जैनी है ना, महिष्मती उज्जैन। ये कहाँ पे है? ये एमपी में थे और अभी भी एमपी में ही है। तो ये उज्जैनी प्रमुख याम्योत्तर का प्राचीन खगोल विद्या में उपयोग किया जाता था। व्रत से अंकित किए गए नगरों का खगोलीय ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। यानी कि जो प्राचीन नगर हैं उनका मतलब जो पुराने पुराने ग्रंथ थे, बुक्स थी, उनमें उनका वर्णन किया गया है जो इस याम्योत्तर पर है। तो ये हो गया, और ये है अभी का मैप, है ना। ये देखो आप, ये अभी का, ये देखो मैंने बताया था कि भारत जो है पूर्वी देशांतर में है, ये पूर्व में। तो ये देखो 70 डिग्री पूर्व, 80 डिग्री पूर्व, 90 डिग्री पूर्व। वैसे ही अक्षांश में देखो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरीके से ये भारत का पूरा मैप है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित यह मानचित्र अक्षांशों और देशांतरों के याम्योत्तर के कुछ स्थान समानांतरों के साथ दर्शाया गया है। भारत का अक्षांश, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि 6 क्लास के बच्चे के लिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कॉलेज में आप पोस्ट ग्रेजुएट कर लोगे उस टाइम, और आपके सारे कंपटीशन एग्जाम में भी ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि 8 डिग्री भारत का हमें अक्षांशीय मान और देशांतरीय मान पता होना चाहिए, देशांतरीय विस्तार, ये सब हमें ध्यान होना चाहिए। भारत का अक्षांश लगभग 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, और देशांतर लगभग 68 डिग्री पूर्व से 97 पूर्व तक फैला हुआ है। कहाँ से? 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये देशांतरीय मान कितना है? 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्व। ये अच्छे से याद कर लो आप। मैं कल जो क्लास लूँगी उसमें आपसे पूछूंगी और आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। अब है समय क्षेत्र, टाइम जोन को समझना। ग्लोब को पुनः पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाइए। अब हम ये नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, समय क्षेत्र यानी टाइम जोन को कैसे समझते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाइए। इसी प्रकार से हमारा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है और प्रत्येक 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। ये अर्थ है, ये अर्थ जो है 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। एक पूरा चक्कर 360 डिग्री है। इसका अर्थ है प्रति घंटा एक पूरा चक्कर यानी कि 360 डिग्री, यानी कि 1 घंटा, यानी कि 1 घंटे में 15 डिग्री। तो 15 × 24 कर लो आप, तो कितना आया? 360। अब प्रत्येक 15 डिग्री पर देशांतर के याम्योत्तर को अंकित कीजिए। प्रमुख याम्योत्तर से पूर्व की ओर जाते हुए हम, ये देखो, ये जो जैसे ये प्रमुख याम्योत्तर यानी कि 0 डिग्री देशांतर है। अब हम इसके पूर्व की ओर जाएंगे तो क्या होगा? 15, 30, 45, इसी प्रकार 15-15 हमको जोड़ते जाना है। वैसे ही वैसे इधर 15, 30, 45, 60, ठीक है, 75, इस टाइप से आप जोड़ते जाइए 15-15, और लास्ट में 180 डिग्री आ जाएगा। यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे मध्याह्न है तो प्रत्येक 15 डिग्री याम्योत्तर पर स्थानीय समय का 1 घंटा जुड़ता जाता है। समझे आप क्या बोलना चाह रहा है? ये कि जैसे 1 मिनट, हाँ, ये प्रमुख मध्याह्न यानी कि 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ मान लो 12 बज रहे हैं, तो ये 15 डिग्री पूर्वी हो जाएगा, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इसमें 1 घंटा हमको जोड़ लेना है, यानी कि यहाँ पर 1 बजेगा दिन का। फिर हम 15 डिग्री और आगे चले, यानी कि 30 डिग्री पे पहुँच गए, तो यहाँ दिन के 2 बज गए। ये ऐसा बोलना चाह रहा है, 1 घंटा जुड़ता जाता है। यदि 15 डिग्री पूर्व पर दोपहर 1 बजे का स्थानीय समय है तो 30 डिग्री पूर्व पर 2 बज जाएंगे। उसी तरीके से आप 30 में 15 और जोड़ पे 45 हो जाएंगे, है ना, तो उस पर 3 बज जाएंगे। इसी क्रम में समय आगे बढ़ता है, लेकिन पश्चिम की ओर जाने पर, यानी इस साइड जाना है आपको, तो इसके विपरीत होता है। उदाहरण, यदि
पश्चिम पर। अब हमको क्या करना है, ये 0 डिग्री पर कितने 12 बज रहे थे, तो 15 डिग्री पश्चिम यानी कि इधर की ओर जाओगे तो हमें 1 घंटा क्या करना है, कम करना है, पीछे चलना है। तो कितना बज जाएगा, यहाँ पे 11 बज जाएंगे सुबह के। तो और 30 डिग्री पर कितना हो जाएगा, 11 का 10 हो जाएगा। इसी क्रम में समय घटता जाएगा। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है कि आप यदि इधर जाओगे तो समय प्लस होता जाएगा, इधर जाओगे तो वो समय माइनस हो जाएगा, घटता जाएगा। इस डायग्राम के माध्यम से भी देखो बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ये देख लो, ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी को अलग अलग देशांतरों में बांट रखा है, 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। इधर ये भी यही है। और इधर जाएंगे 15 डिग्री तो समय क्या है, बढ़ता जाएगा, इधर माइनस होता जाएगा। जैसे 12 बज रहे हैं, 1, 2, 3 बज रहा है, इधर 11, 10, ये 9। इसके बाद इस ग्राफ में प्रमुख यामत्र के संदर्भ में नीचे अक्षांश और ऊपर स्थानीय समय, ठीक है, ये सब हो गए। आइए पता लगाएं। एक दिन ढलती दोपहर में 2 मित्र, एक पोरबंदर गुजरात में और दूसरा तिनसुकिया असम में बैठे फोन पर बात कर रहे थे। तिनसुकिया वाला मित्र कहता है कि असम में सूर्यास्त हो गया है और अब अंधेरा है, जबकि पोरबंदर वाला मित्र चकित होकर कहता है, लेकिन यहाँ तो अभी भी दिन का प्रकाश है, बताइए कि ऐसा क्यों। और कक्षा की गतिविधियों के रूप में इन 2 शहरों के बीच स्थानीय समय के अंतर की गणना कीजिए। संकेत, पोरबंदर और तिनसुकिया के बीच देशांतर में 30 डिग्री के अंतर पर विचार कीजिए, इसके बाद उचित मान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आप कर ही सकते हैं। गैस मैंने ये सब समझा ही दिया आपको, है ना। ठीक है, इस विधि पर पृथ्वी पर किसी भी स्थान के स्थानीय समय की गणना में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह विधि किसी देश के अंदर अनेक स्थानीय समयों के उपयोग के संदर्भ में उचित नहीं होगी। इसी कारण अधिकतर देश उनके मध्य से गुजरने वाले याम्योत्तर पर आधारित एक मानक को अपना समय मानते हैं। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST ग्रीनविच पर स्थानीय समय से 5.5 घंटा आगे है। ये मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि देखो, एक दोस्त था जो कि पोरबंदर में बैठा है और एक असम में बैठा है ना। जैसे ये पोरबंदर यहाँ है और ये असम यहाँ है, ठीक है। तो असम वाला कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ तो शाम हो गई है, पोरबंदर वाला कह रहा है कि भाई हमारा तो अभी भी उजाला है। तो ऐसा क्यों, जबकि टाइम सेम ही हो रहा है ना। जैसे टाइम मान लो कि शाम के 5 बज रहे होंगे, तो टाइम सेम हो रहा है, लेकिन ऐसा अलग अलग क्यों? क्योंकि हम अलग पूरे देश में अलग अलग तो स्टैंडर्ड ले नहीं सकते। तो हमने क्या किया है कि भारत के बीचों बीच, ये देखो, ये जैसे ये भारत हो गया, ये राजस्थान, ये भारत के हमने बीचों बीच से एक मानक समय हमने निर्धारित कर लिया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये हमारा मानक समय है ना। ये भारत के यहाँ से निकलती इलाहाबाद के निकट, यूपी इलाहाबाद के निकट से अलग अलग राज्यों से होकर गुजरती है। इसको हमने अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST मान लिया है, ठीक है। जो ग्रीनविच से कितना आगे, 5.5 घंटा आगे है, समझ गए, 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ठीक है। जैसे मान लो कि हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे 0 डिग्री जो देशांतर है उस पे मान लो दिन के 12 बज रहे हैं। तो आप कमेंट में बताओ कि यहाँ पे भारत में उस टाइम क्या टाइम हो रहा होगा, ठीक है। दिन के 12 बज रहे हैं तो भारत 5.5 घंटा आगे है। तो आप जोड़ के बताओ मुझे कमेंट में। यह सभी मानक समय क्षेत्र में गठित किए गए हैं, जो ग्राफ में 15 डिग्री के क्षेत्र का व्यापक रूप से पालन करते हैं, ठीक है। समय क्षेत्र को विभाजित करने वाली रेखाएं पूर्णतया सीधी नहीं होती हैं। ऐसा इसलिए कि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का पालन करते हुए प्रत्येक देश के मानक समय का ध्यान रखना पड़ता है। मानचित्रों में कुछ देशों के भीतर लिखित संख्याओं को उनके मानक समय प्राप्त करने के लिए GMT में जोड़ें अथवा घटाएं, जो कि मैंने आपको बता दिया है। भारत पूर्व की ओर है
तो हम जोड़ेंगे। अगर 0 डिग्री देशांतर के कोई पश्चिम में कोई जगह होती, कोई देश होता, तो हम उसमें क्या करते, माइनस करते। ठीक है, ये देखो कुछ देशों के मानक समय GMT के संदर्भ में को दर्शाते हुए इस समय क्षेत्र का एक विश्व मानचित्र है। ध्यान रहे ये दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं अनुमानित है, सटीक नहीं। ये देख लो आप, है ना। ये देखो भारत लिखा है 5.5 घंटा आगे है, चीन 8 घंटा आगे है, इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया का कुछ भाग 8 घंटा, कुछ 9.5 घंटे, कुछ 10 घंटे। ये हम प्लस में चल रहे हैं, यहाँ इनके आगे सबके आगे प्लस लिखा हुआ आप देख सकते हैं। ये देखो चीन के आगे 8 घंटा प्लस लिखा है। रूस बहुत बड़ा है, तो रूस में सब जगह अलग अलग, जैसे कहीं 8 घंटा प्लस है, कहीं 7 घंटा आगे है, कहीं 6 घंटा, 5 घंटा, इसी तरीके से। अफ्रीका में जैसे ये देखो दक्षिणी अफ्रीका की तरफ देखें तो 2 घंटा आगे चल रहा है, क्योंकि ये पूर्व में है। अगर हम पश्चिम की ओर देखें तो देखो ये माइनस में चल रहे हैं। ग्रीनलैंड में देखो -3 हो रहा है, वैसे ग्रीनलैंड में कोई रहता नहीं है। ठीक है, फिर ब्राज़ील में है तो ब्राज़ील में 3.5 घंटा। इसके बाद हम अमेरिका में देख लो, -5 घंटे पीछे चल रहा है ना। मतलब -5 घंटे, मतलब कि अगर यहाँ पर 12 बज रहे होंगे अगर दिन के, तो वहाँ पे सुबह ही हो रही होगी, है ना, ये कहने का मतलब है। ध्यान रखें, इस स्पष्टीकरण से यह प्रतीत होता है कि प्रत्येक देश का एक मानक समय है। हर देश का एक मानक समय होता है। यह हर एक देश में एक जैसा नहीं होता और हर देश का अपना अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। रूस, कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश एकल समय क्षेत्र की दृष्टि से अत्यंत अत्यशील विशाल है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय क्षेत्र, रूस में 11 है, जिसका अर्थ यह है कि पूर्व से पश्चिम की ओर रूस में यात्रा करने के लिए स्थानीय समय के साथ समन्वय के लिए आपको घड़ी को 10 बार पुनः समायोजित करना पड़ेगा। अब देखो क्या है, ये देखो, ये भारत तो चलो ठीक है छोटा है, लेकिन ये रूस देखो कितना बड़ा है। ये अमेरिका देखो कितना बड़ा है। वैसे ये कनाडा देखो कितना बड़ा है। बहुत सारे देश हैं जो भारत से काफ़ी बड़े हैं, है ना। जैसे ये देखो, ये ऑस्ट्रेलिया, ये चीन, तो ये सब देशों के एक मानक समय नहीं होता। जैसे भारत का एक ही है, लेकिन रूस का अलग है, रूस के काफ़ी सारे हैं मानक समय, है ना। तो ये यही कहना चाह रहा है कि अमेरिका में 6 टाइम जोन है, रूस में 11। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि रूस में कितने हैं, तो 11। अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA, वहाँ पे 6। इसी प्रकार चित्र 1.9 में भारत में केंद्रित ग्लोब कुछ देशों के GMT के संबंध में मानक समय दर्शाता है। ग्रीनविच पर स्थिर प्रमुख याम्योत्तर, जिसके विपरीत की रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर पर है। ये मैंने आपको बताया ही था कि 180 डिग्री जो देशांतर है उसको हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। समझ गए। ये ग्रीनविच है, ग्रीनविच के विपरीत उसके पीछे, जस्ट पीछे, ये मान लो ग्लोब है, ये ग्लोब, ये ग्रीनविच है, इसके जस्ट पीछे वाली जो होगी उसके विपरीत, उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं, +12 और -12 समय क्षेत्र इस रेखा पर एक दूसरे को छूते हैं। तो यही सब है। अब ये देखो, वापस हमने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 180 डिग्री के देशांतर पर है, लेकिन ये कुछ देशों में एक ही दिन का विभाजन होने से बचने के लिए टेढ़ी मेढ़ी होकर गुजरती है। काफ़ी सारी जगहों से क्या टेढ़ी मेढ़ी होकर गुजरती है। ये देखो, ठीक है। अफ्रीका और यूरेशिया के कुछ समय क्षेत्र ये GMT दे रखे हैं। जैसे भारत जो है ये 5.5 घंटा आगे है, चीन 8 घंटा है ना। ये ऑस्ट्रेलिया 8 घंटा है, कहीं पे 9 घंटा है। ये अफ्रीका में देखो, ये पूर्वी अफ्रीका में देखो +3 चल रहा है। आगे बढ़ने से पहले अब ये कुछ की पॉइंट्स हैं, इन शॉर्ट समरी बोल सकते हो आप। मानचित्र पृथ्वी के क्षेत्र, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, को दर्शाने के लिए एक अत्यधिक उपयोगी साधन है। ठीक है। मानचित्रों के मुख्य घटक क्या हैं? दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र के मुख्य घटक दूरी, दिशा और प्रतीक। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान की स्थिति है जिसको अक्षांशों और देशांतरों के ग्रिड
पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली भूमध्य रेखा के समांतर और उत्तर से दक्षिण जो है वो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक काल्पनिक रेखाओं की सहायता से सही सही परिभाषित किया जा सकता है। हमने अक्षांश देशांतर भी देख लिए हैं। देशांतर से समय निर्धारित किया जा सकता है। पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि देशांतर से क्या निर्धारित किया जा सकता है, तो ऑप्शन में दे देंगे आपको कि समय दे देंगे, दूरी दे देंगे, तापमान दे देंगे। तो क्या निर्धारित किया जा सकता है? समय क्षेत्र को परिभाषित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मुख्य याम्योत्तर के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूछ लेंगे कितनी होती है, तो 180 डिग्री होती है। ऑप्शन आपको दे देंगे 180 डिग्री पूर्व, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 0 डिग्री और सिर्फ 180। तो आपको सिर्फ 180 डिग्री देशांतर करके आना है ना। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर तिथि में एक दिन का परिवर्तन होता है। ये सब हम देख चुके हैं। ये प्रश्न, क्रियाकलाप और प्रयोजनाएं, ये क्वेश्चंस हैं इसके। आप एक बार इसके क्वेश्चंस भी देख लो। तो ये मैंने चैप्टर 1 पढ़ा दिया है। कैसा लगा कमेंट्स में मुझे प्लीज़ कमेंट करिए। मैंने अभी ये सीरीज़ शुरू की है, तो मेरा हौसला बढ़ाइए, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं इसको कंटिन्यू करती रहूँगी। तो अब हम कल जो है सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, क्लास 6 का SST का चैप्टर 2। तो थैंक यू सो मच।